जो हम लगातार बात कर रहे हैं वो लाइफ़स्टाइल पर आकर रुकती ही है कि किस तरीके से हम लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। सर, एक सवाल ये भी है मन में कि जो नर्व ब्लॉकेज है, क्योंकि आम सी समस्या है कि किसी भी शरीर के भाग में लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को पैरों में है, हाथ में है या सर में है। तो ये नर्व ब्लॉकेज आखिर में क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, नर्व ब्लॉकेज की बात करें तो जैसे हमने स्ट्रोक की बात की तो वो आर्टरी की ब्लॉकेज से होता है। अब नर्व ब्लॉकेज की बात करें तो उसके कॉमन कारण हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस एंड लंबर स्पॉन्डाइलोसिस। तो जनरली जिनको सर्वाइकल डिस्क इश्यूज होते हैं, जिसमें हमारा डिस्क जो है, जो हमारे वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं जो गर्दन की, उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। कई बार वो बल्ज कर जाता है और वो हमारी जो नसें हैं, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो नर्व्स आ रही हैं, उनको कंप्रेस करने लगता है। तो उस कंप्रेशन की वजह से पेन और हाथ में झंझनाहट, पैरों में, कमर में दर्द और पैरों में झंझनाहट और सिवियर पेन शुरू हो जाता है। तो इसमें भी अगेन आई विल से कि अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम बोले, सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम बोले या लंबर डिस्क की प्रॉब्लम जहाँ होती है, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफस्टाइल का। जनरली अगर आपका पोस्चर वाइल यू आर डूइंग योर वर्क, आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, आपका जो है मोस्ट ऑफ द टाइम योर नेक इज फ्लेक्स, आप बैठने का पोस्चर अगर आपका ठीक नहीं है, सो इनसे डिस्क इश्यूज बढ़ते हैं। अगर आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी है, इससे भी डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सोते समय कई लोग मोटे पिलोज लगा के सोते हैं, उससे भी आपका नेक फ्लेक्स होता है, डिस्क की प्रॉब्लम बढ़ती है। सो लाइफस्टाइल का अगेन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको रेगुलर गर्दन की और कमर की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ताकि आपके जो पैरास्पाइनल मसल हैं, जो मांसपेशियां हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं आपके सर्वाइकल और लंबर डिस्क को, वो मजबूत रहें और फ्यूचर में आपको जो है डिस्क की प्रॉब्लम ना हो। ताकि डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो नर्व कंप्रेशन शुरू हो जाता है। सर, क्योंकि मोबाइल अब हमारी जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है और हम अमूमन छोटे बच्चों के हाथ में भी अब फ़ोन देना शुरू कर चुके हैं कि हम किसी भी उम्र के बच्चे को देखते हैं वो फ़ोन से खेल रहे होते हैं, और यहाँ तक कि जो ओल्ड एज है, मिडिल एज है, सभी का मोबाइल एक साथी है। ऐसे में क्या दिमाग के ऊपर मोबाइल का ज़्यादा बुरा असर डालता है, और इससे हम कैसे बच सकते हैं? हाँ जी, देखिए, मोबाइल का अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और मोबाइल का एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बच्चों में आजकल प्रॉब्लम क्या हुई है कि पहले जो बच्चे फील्ड में जाते थे, खेलते थे, वो उन्होंने बंद कर दिया और बैठ के मोबाइल पे दे स्टार्ट प्लेइंग गेम्स। वो उनसे उनकी आई साइट में प्रॉब्लम आती है, उससे उनको हेडेक्स होना शुरू होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं मोबाइल देना, वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे फिजिकल इनएक्टिविटी, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है और साथ में हेडेक भी इंड्यूस हो जाते हैं, आई साइट की इश्यूज़ होते हैं। सिमिलरली मैं ओल्ड एज या यंग एज किसी को भी बोलूँगा कि अपना स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा ना रखें, क्योंकि इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आपकी एक फिजिकल इनएक्टिविटीज़, आप मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल पे रहते हो, और मोबाइल पे रहने की वजह से क्या होता है, जो आप टाइम पहले योगा, एक्सरसाइज, वॉक और चीज़ों में देते थे वो आप अवॉइड करने लगते हो। आपके सोशल इंटरेक्शन जिससे आपको फील गुड होता है वो भी कम हो जाता है। इससे फिर डिप्रेसिव सिम्टम और ये सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा मोबाइल यूज़ होने से आपको हेडेक के भी इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं, आई प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि मोबाइल जितना आप अवॉइड कर सके, एक्सेस स्क्रीन टाइम इज़ नॉट गुड। सर, ये सवाल जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ये है कि आपके पास में अभी सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस समस्या को लेकर आते हैं, ताकि हमारे दर्शक भी जान सके कि अभी सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने क्या आती है जो अभी पेशेंट्स देख रहे हैं? देखिए, जो 3-4 कॉमन बीमारियां हैं हमारे पास जो पेशेंट्स लेके आते हैं, उसमें सबसे पहला जो सबसे कॉमन पेशेंट्स आते हैं वो माइग्रेन के। 50 to 60% ओपीडी में माइग्रेन के और हेडेक के पेशेंट्स होते हैं। जनरली कुछ माइग्रेन के होते हैं, कुछ टेंशन टाइप के हेडेक के होते हैं, कुछ सेकेंडरी हेडेक भी होते हैं, डेंजरस हेडेक भी, बट ज़्यादातर माइग्रेन और टेंशन टाइप। सेकेंड जो कॉमन पेशेंट्स आते हैं हमारे ओपीडी में, वो ज़्यादा होते हैं डिस्क इश्यूज़, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, अपर डिस्क में और लोअर जो लंबर डिस्क है उसमें इश्यूज़ की प्रॉब्लम लेके आते हैं। उसका भी जैसे हमने कारण बताया कि क्योंकि ओबेसिटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, प्रॉपर पोस्चर नहीं है वाइल यू आर सिटिंग एंड वाइल डूइंग योर वर्क, सो ये सारे जो हैं प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। इसके साथ स्ट्रोक ओल्ड एज पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन है,
और स्ट्रोक के पेशेंट जनरली खासतौर से जैसे विंटर सीजन शुरू होते हैं तो स्ट्रोक के इंसिडेंट्स भी बढ़ जाते हैं। सो थर्ड इज स्ट्रोक कॉमनली आते हैं हमारे पास। और ओल्ड एज की कुछ बीमारियां हैं जैसे कि अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये पेशेंट्स भी आते रहते हैं। बट ज़्यादातर कॉमन हेडेक के पेशेंट्स आते हैं, नेक पेन, बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं और स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं। सर आपने कहा माइग्रेन बहुत कॉमन है, ये बोटॉक्स थेरेपी से भी ट्रीट होता है। सर इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, ये कौन सी थेरेपी है और अगर कोई पेशेंट इसको ऑप्ट करना चाहता है तो क्या पेशेंट ऑप्ट करता है या आप लोग इसमें सेलेक्ट करते हैं, उनकी जो स्टेज है उसको देखते हैं? हाँ जी, ये देखिए, ये पेशेंट के क्लिनिकल फीचर के हिसाब से डिसाइड होता है कि पेशेंट को हमें बोटॉक्स थेरेपी देनी है कि नहीं। बोटॉक्स इंजेक्शंस जो हम देते हैं उन पेशेंट्स को देते हैं जो कि FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है, जिनको क्रोनिक माइग्रेन है। अब हमने बात किया माइग्रेन की, अब क्रोनिक माइग्रेन क्या है। अगर आपको महीने में 15 दिन सर दर्द होता है, जिसमें 8 दिन सीवियर हेडेक माइग्रेन जैसे हो रहे हैं और ऐसा 3 मंथ तक लगातार चल रहा है, तो उसको हम क्रोनिक माइग्रेन करते हैं। तो क्रोनिक माइग्रेन के जो पेशेंट्स होते हैं इनको ट्रीट करना हमेशा टफ होता है कंपैरिजन टू वो पेशेंट्स जिनको एपिसोडिक माइग्रेन है, जिनको महीने में 2-4 बार केवल हो जाता है। तो यहाँ महीने में 15 दिन दर्द होता है कंसेक्यूटिव 2 से 3 महीने तक, तब उनको हम क्रोनिक माइग्रेन बोलते हैं। तो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि अगर उनको 3 महीने से दर्द हो रहा है और महीने में 15 दिन से ज़्यादा दर्द हो रहा है, बाकी आपने प्रिवेंटिव मेडिकेशंस ट्राई की और उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम इनको बोटॉक्स इंजेक्शंस देते हैं। और बोटॉक्स इंजेक्शन से जनरली हमने देखा है कि 4 वीक टू 5 वीक बाद पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। सो इट इज़ ये एक FDA अप्रूव थेरेपी है जो कि क्रोनिक माइग्रेन में दी जाती है। वो हर पेशेंट्स को नहीं एडवाइस किया जाता है। वो जनरली क्रोनिक, अगर हमारे पास OPD में 100 पेशेंट आते हैं तो 5-6 ही ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि क्रोनिक माइग्रेन के होते हैं, उनमें ये थेरेपी हम एडवाइस करते हैं। तो सर ये जो थेरेपी है ये देख के दी जाती है कि किस स्टेज पे जो पेशेंट है? कि पेशेंट क्रोनिक माइग्रेन का है या एपिसोडिक। तो जो सीवियर माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं जो क्रोनिक हो गए हैं, उनके लिए ये थेरेपी। सर क्योंकि ये एक नोशन रहा है कि माइग्रेन लाइलाज है, कोई इलाज नहीं होता है, और एक बार अगर किसी को है तो आप बस कोशिश करो कि वो ट्रिगर ना हो एक बार, या आपको अगर लाइट से होता है तो लाइट से दूर रहते हैं लोग, या ज़्यादा साउंड से किसी को ये ट्रिगर हो जाता है, जिस तरीके से हम पहले भी इस पर बात कर रहे थे। तो सर क्या सच में लाइलाज है माइग्रेन? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माइग्रेन देखिए रिकरेंस हो सकता है माइग्रेन का, बट माइग्रेन को हम ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि किसी को हेडेक हो रहा है कि 3-4 बार मंथ में हेडेक हो रहा है, या 5-6 बार किसी को हो रहा है, कुछ क्रोनिक माइग्रेन भी होते हैं, तो वो पेशेंट प्रोफाइल पर डिसाइड होता है कि किस पेशेंट का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। जनरली क्रोनिक माइग्रेन को कई बार ट्रीट करना टफ होता है, बट जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है वो ट्रीट हो जाते हैं। दूसरी है कि उसमें हमने ये पहले भी बताया है कि माइग्रेन में एक प्रिवेंटिव मेडिकेशंस होती हैं जो बीमारी को प्रिवेंट करती हैं फ्यूचर में रिकरेंस, मतलब हेडेक की इंटेंसिटी को, हेडेक के ड्यूरेशन को, हेडेक की फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। तो ये जो माइग्रेन की प्रिवेंटिव मेडिकेशन है वो हम पेशेंट जिनके, जैसे हमने बताया था कि 5 से 6 एपिसोड मंथ में हो रहा है, तो उनको हम शुरू कर देते हैं। और साथ में इम्पॉर्टेंट रोल योगा, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट एंड स्लीप का है। तो ये सारी चीज़ों के साथ अगर वो मेडिसिन लेता है तो हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हो जाता है और 5 to 6 मंथ में उनकी फ्रीक्वेंसी 1 या नियरली 0 हो जाती है। प्रॉब्लम क्रोनिक माइग्रेन में होती है, जिनकी क्रोनिसिटी है उनको ट्रीट करना कई बार टफ होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ट्रीट हो जाते हैं फ्यूचर में। लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपके वर्क में ज़्यादा स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस ज़्यादा है, तो रिकरेंस के चांस होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली आप जड़ से उसको ख़त्म कर